नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी, जो इस कॉलम के लेखक भी हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, आज आपने लिखा है राजन सिंह जी को लेकर कि भाजपा मुख्यालय में जिनकी तूती बोलती थी, अब उन्हें वहां से हटा दिया गया है। क्या कारण समझ में आता है? देखिए, वीडी शर्मा ने जब अपनी नई टीम बनाई थी, अध्यक्ष बनने के बाद से माना जा रहा था कि वीडी शर्मा जो नई टीम बनाएंगे उसमें कई स्थापित चेहरों को भाजपा मुख्यालय से बाहर होना पड़ेगा। तो लगभग वही हुआ है। अभी जब उन्होंने अपनी टीम बनाई वीडी शर्मा ने पूरी, तो राजन सिंह जो भाजपा कार्यालय में सर्वशक्तिमान पदाधिकारी माने गए, उन्हें उस टीम से बाहर होना पड़ा। और मतलब पिछले 15 साल से तूती बोल रही थी राजन सिंह की, क्योंकि राजन सिंह अर्थतंत्र का जो मामला है उससे जुड़े हुए, और किसी भी राजनीतिक दल में अर्थतंत्र जो है उसकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। और राजन सिंह पूरा जिसको कहा जाए ना पार्टी के फंड मैनेजर भारतीय जनता पार्टी, और कभी राजन सिंह ने भी नहीं सोचा था, और तो राजन सिंह के चाहने वाले, राजन सिंह पिछले 15 साल में इतने लोगों को उपकृत कर चुके हैं कि उनके चाहने वालों ने भी नहीं सोचा था कि राजन सिंह को इस तरह से भाजपा कार्यालय से बेदखल होना पड़ेगा। वीडी शर्मा ने जो अपनी टीम बनाई उसमें राजन सिंह को कोई भूमिका नहीं दी। स्वाभाविक है, जब कोई भूमिका नहीं दी तो उन्हें भाजपा कार्यालय से एक तरह से वो बेदखल हो गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है इसमें कि राजन सिंह भाजपा कार्यालय में ही बरकरार रहे। इसके लिए अमित शाह और जेपी नड्डा के लेवल तक लॉबिंग हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश संगठन का मामला है, जो भी निर्णय लेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष ही लेंगे और उस निर्णय को ही हमें मानना होगा। इसी का नतीजा है कि लंबी मशक्कत दिल्ली भोपाल एक करने और कई नेताओं के यहाँ दस्तक देने के बावजूद राजेंद्र सिंह जो है वापस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में काबिज नहीं हो पा रहे हैं। इससे भी चौंकाने वाली जानकारी मैं आपको देता हूँ कि राजेंद्र सिंह को यह ऑफर भी किया गया था कि मुख्यमंत्री सचिवालय में, मुख्यमंत्री निवास में कोई भूमिका संभाल ले, लेकिन वो भी अड़े हुए हैं कि यदि मेरी वापसी होगी तो भाजपा कार्यालय में ही होगी, अन्यथा एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। तो आखिर बड़ा आश्चर्य है सबको, एक तो राजेंद्र सिंह की बेदखली पर, और दूसरा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उनके भाजपा कार्यालय वापस नहीं आए। हर्ष चौहान की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हुई है, और इसमें किस तरह का राजनीतिक समीकरण देखते हैं? उनको क्या पुरस्कृत किया गया है? देखिए, हर्ष चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बड़ी तगड़ी है। हर्ष चौहान के जो पिता हैं भारत सिंह चौहान, वो 3 बार धार संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे, 3 बार। और भारत सिंह चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे जनसंघ के जमाने, जनसंघ जनता पार्टी और भाजपा के दिग्गज नेताओं में। तो हर्ष की पारिवारिक पृष्ठभूमि तो संघ की है ही। उन्होंने उस दौर में झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिलों में संघ के लिए काम किया जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और संघ के लिए काम करने वाले हमेशा सरकार के निशाने पर बड़े बड़े आयोजन उन्होंने करवाए। आदिवासी क्षेत्रों में संघ का नेटवर्क बनाने में हर्ष चौहान की बड़ी भूमिका रही, बड़े बड़े आयोजन उन्होंने करवाए। और शिव गंगा अभियान जो है, जिसके माध्यम से संघ ने घर घर झाबुआ और अलीराजपुर जिले में पेड़ बनाई थी, उसके मुख्य कर्ता-धर्ताओं में हर्ष चौहान। 2004 में पार्टी ने उन्हें धार से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तब वो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी से चुनाव हार गए, और इसके बाद से हर्ष चुनावी राजनीति से दूर थे। अभी 6 महीने पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक और भाजपा नेता को राज्यसभा में भेजे जाने की बात आई, तब भी हर्ष का नाम बहुत मजबूती से सामने आया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी जो है वो हर्ष से आगे निकल गए। लेकिन ये तय माना जा रहा था कि हर्ष को पार्टी कोई न कोई भूमिका देगी, क्योंकि संघ के जो शीर्ष पदाधिकारी है वो चाहते हैं हर्ष को किसी महत्वपूर्ण भूमिका में देखना। और इसी का नतीजा है कि हर्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी बहुत ही बड़ी संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत संघ की बड़ी जबरदस्त लॉबिंग थी उनको इस पद दिलवाने की, और अंततः संघ के पदाधिकारी उन्हें ये पद दिलाने में सफल। नगर निगम के चुनाव की तैयारियां चालू हो गई है, बिगुल बज चुका है। हर पार्टी में दावेदारों ने अपने पैतरे फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस में कुछ कमलनाथ के निकटस्थ लोग जोड़ तोड़ कर रहे हैं, आर्थिक जोड़ तोड़ की भी सूचना है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल सही है बात। कमलनाथ तो चाहते हैं कि मेरिट के आधार पर, या जो सर्वे वो करवा रहे हैं उसके आधार पर
नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षद पद पे टिकट है। लेकिन मुझे ऐसा संभव होता देख नहीं रहा। प्रभारी बना दिए हैं प्रदेश कांग्रेस ने, सह प्रभारी बना दिए हैं, वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग नगर पालिका क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग नगर निगमों के क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के रूप में हुआ था, कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए तबादलों के मामले में हुआ था, ठीक वैसा ही अभी होता नजर आ रहा है कि कमलनाथ के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो अपने आप को कमलनाथ का खास बताते हैं, वो सक्रिय हो गए, बेहद सक्रिय हैं वो लोग। और उम्मीदवार जो दावेदार है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी उम्मीदवारी यही नेता तय करवा सकते हैं, इसलिए इनके इर्द गिर्द दावेदारों की भीड़ भी बढ़ने लगी। लेकिन मामला जो है वो घालमेल का ज्यादा नजर आ रहा है। मेरिट को प्राथमिकता देने की कमलनाथ की मंशा शायद ही पूरी होती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जोड़ तोड़ और पैसा जो है वो नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवारी तय करवाने के मामले में अहम भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी को किताबों से काफी लगाव था। उनके पुत्र राहुल सिंह, अजय सिंह राहुल भैया ने किताबों को सप्रे संग्रहालय को देने का मन बनाया, उस बारे में भी कुछ लिखा है? देखिए, अर्जुन सिंह बौद्धिक धरातल पर बहुत ही समृद्ध राजनीति, पढ़ने लिखने के शौकीन थे और उनके पास पुस्तकों का 10,000 से ज्यादा पुस्तकों का, जिसमें इतिहास की, राजनीति की और अन्य धार्मिक धर्म से जुड़ी तमाम पुस्तकें थी और अद्भुत संग्रह था। ऐसा कहा जाता है देश के जिन चुनिंदा राजनेताओं के पास पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह था, उसमें अर्जुन सिंह भी एक। अर्जुन सिंह के दिवंगत होने के बाद और खासकर कुछ समय तक तो दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी सरोज सिंह, जो हालांकि खुद भी उसको काफी बीमार थी, वो इस संग्रह को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन उनके पुत्र अजय सिंह ने फिर तय किया कि जो 10,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं, जिन्होंने दाऊ साहब अर्जुन सिंह ने जो है बड़ी मशक्कत से जुटाया था, बहुत संभाल के रखा और जिनके अध्ययन को लेकर वो हमेशा गंभीर रहते, इन पुस्तकों को भोपाल के माधवराव सप्रे संग्रहालय को दे दिया जाए, ताकि वहां जो पत्रकारिता के नए छात्र आते हैं, नए पत्रकार आते हैं, या जो शोधार्थी हैं जो पत्रकारिता से जुड़े अलग अलग विषयों पर शोध करते हैं, वो कम से कम ये उनसे लाभ अर्जित कर सके। और चौंकाने वाली जानकारी सुनील जी ये है इसमें कि इन पुस्तकों में से कई ऐसी पुस्तकें जो दुर्लभ पुस्तकों की श्रेणी में आ गई, जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। अद्भुत संग्रह था और अजय सिंह द्वारा इसे माधवराव सप्रे संग्रहालय को दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के नागरिक भी इस संग्रह का लाभ उठा सकेंगे। अरविंद जी, इंदौर में भी एक ऐसा ही खजाना है। अगर हम रेफरेंस की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, तो वरिष्ठ पत्रकार और नई दुनिया के प्रधान संपादक रहे अभय शेजलानी जी के पास भी एक लंबी लाइब्रेरी है और बहुत सारी उनका किताबों से लेकर कई सारे रेफरेंसेस हैं। उसको लेकर भी कभी आप, चूंकि इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, तो आपके नेतृत्व में कुछ किया जा सके तो अच्छी बात होगी। जी, अभय जी का संग्रह भी बहुत अद्भुत है। काफी पुस्तकें तो जब नई दुनिया के भागीदार के रूप में अलग हुए थे तो उन्होंने नई दुनिया की लाइब्रेरी में ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके बावजूद अभय जी के पास अभी पुस्तकों का अद्भुत संग्रह। मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, गिरीश गौतम नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं, ये समीकरण कैसा? देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर बड़ी खींचतान मची हुई है, खासकर विंध्य के नेताओं के बीच में। केदारनाथ शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला और गिरीश गौतम, इन तीनों में से किसे मौका दिया जाए, इस पर सबकी निगाहें। और राजेंद्र शुक्ल चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी नजदीकी माने जाते हैं, इसलिए माना जा रहा था कि राजेंद्र शुक्ल के नाम की लॉबिंग शिवराज सिंह चौहान करेंगे। पार्टी का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसमें खासकर विंध्य के विधायक और सांसद हैं, वो किसी भी हालत में राजेंद्र शुक्ल को महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं देखना चाहते। तो बड़े उठापटक थी और इसी सब के बीच में गिरीश गौतम का चयन ये संकेत देता है कि यहाँ पर संगठन की पसंद को तवज्जो मिली है। राजेंद्र शुक्ला के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की खिलाफ, हालांकि बहुत सरल सौम्य नेता हैं, बहुत सादगी से रहते हैं, बहुत उनका अच्छा कामकाज रहा है, जिस विभाग का काम उनको सौंपा गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो चूक रहे हैं, कहीं विंध्य के नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चूक रहे हैं। और इसी लड़ाई का फायदा जो है, केदारनाथ शुक्ला राजेंद्र शुक्ला की लड़ाई का फायदा गिरीश गौतम को मिला और अंततः विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए।
इंदौर के पूर्व कलेक्टर रहे मनोज श्रीवास्तव अब रिटायर होने जा रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी उनके लिए नई सरकार में कोई भूमिका हो सकती है क्या? देखिए, मनोज श्रीवास्तव का बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रशासनिक करियर उनका बड़ा जोरदार रहा है, कई जिलों में कलेक्टर रहे और जब से मंत्रालय में पदस्थ हैं हमेशा अहम भूमिका में रहे। जल्दी ही वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि जो रेरा के चेयरमैन का पद रिक्त है उसके लिए सबसे मजबूत दावेदारी मनोज श्रीवास्तव। सुनील जी, बताना चाहूंगा कि मनोज श्रीवास्तव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े प्रिय हैं और जब मनोज श्रीवास्तव जनसंपर्क में, संस्कृति विभाग में या अन्य विभागों में, धार्मिक और धर्मस्व विभाग में रहे, तो उन्होंने संघ का जो एजेंडा था उसको बड़ी मुस्तैदी से लागू किया और यही कारण है कि वो संघ के बड़े प्रिय पात्र है। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिला, जिस तरीके से उन्होंने एजेंडा लागू किया उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब जब रेरा के चेयरमैन के लिए चुनिंदा नाम आईएएस अफसरों के नाम मैदान में है, श्रीवास्तव, प्रभांशु कमल, उसमें मुझे सबसे मजबूत दावेदारी में है वो मनोज श्रीवास्तव की नजर आ रही है, क्योंकि उनको लेकर संघ भी गंभीर है और मध्य प्रदेश में इन दिनों संघ, यदि कोई व्यक्ति जिसे संघ जिस पे उंगली रख दे या संघ की पसंद वो बन जाए तो फिर उसे पद मिलना तय माना जाए। 4 आईपीएस ऑफिसर डीजीपी के रैंक में प्रमोट हो चुके हैं, इम्पैनलमेंट हो चुका है उनका, उसको लेकर भी आपने लिखा है। देखिए, एक सरकारी प्रक्रिया है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अलग अलग स्तर के पदों के लिए केंद्र सरकार जो है एम्पैनलमेंट करती है। तो लेकिन इस बार चौंकाने वाली जानकारी है कि 1988 बैच का जो आईपीएस अफसर जो एम्पैनलमेंट में 7 अधिकारी हैं मध्य प्रदेश और 7 में से 4 अधिकारियों को डीजी पद के लिए योग्य पाया गया है। उनका एम्पैनलमेंट डीजी पद के लिए हो गया और इससे आशय है कि वो किसी भी सेंट्रल फोर्स में, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एनएसजी हो, ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल हो, बीपीआरएनडी हो, इसमें से किसी के भी डीजी बनने के लिए वो पात्र पाए गए हैं। इन अधिकारियों को जो है जल्दी ही इन पदों पर मौका मिल सकता है और डीजी बनने के लिए लोग पात्र पाए गए। एक बड़ी उपलब्धि है। कई राज्य ऐसे हैं जहां का एक अधिकारी भी जो है वो डीजी पद के लिए योग्य नहीं पाया गया है। बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के आईपीएस अफसरों के लिहाज से देखा बड़ी उपलब्धि जिन अधिकारियों का चयन हुआ है, चाहे वो राजीव टंडन हो, यूसी सारंगी हो, अरविंद कुमार हो, ये सब बड़े काबिल अधिकारी माने जाते हैं और मध्य प्रदेश में अलग अलग पदों पर ये बड़ी अहम भूमिकाओं में रहे हैं। इनकी सबकी बड़ी अच्छे अधिकारियों में इनकी ख्याति। मध्य प्रदेश में जहाँ एक तरफ युवा आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग डायरेक्ट कलेक्टर के रूप में हो रही है और जैसे जैसे उनकी काबिलियत बनती जा रही है, जैसे जैसे उनका टर्न आता जा रहा है, वहाँ अभिषेक सिंह किसी जिले की कमान पाने में नाकामयाब रहे हैं। क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि युवा आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर का पद देने में चीफ सेक्रेटरी बहुत लिबरल हैं। वो युवा आईएएस अधिकारियों को पद दे रहे हैं, लेकिन अभिषेक सिंह जो 2 जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं वो हर स्तर की लॉबिंग के बाद भी कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं। उसका मुझे कारण जो नजर आता है कि पूर्व में जिन जिलों में कलेक्टर रहे या बाद में मंत्रालय में उप सचिव के रूप में पदस्थापना के बाद उनके पास जिन निगम मंडलों का अतिरिक्त प्रभार रहा है, उसका फीडबैक चीफ सेक्रेटरी के पास अच्छा नहीं। कहीं ना कहीं दोनों फ्रंट पे उन्हें कमजोर माना गया, कामकाज भी अच्छा नहीं माना गया, वो भ्रष्टाचार में लिप्त भी पाया है। तो किसी नए अधिकारी को एक बार यदि उस पर भ्रष्टाचार की उंगली उठ जाए या उसको लेकर बड़े अधिकारी ये मानने कि इसको उक्त अधिकारी को जब हमने मौका दिया था तभी अच्छा परफॉर्म कर पाया, तो उसके लिए जिले की पदस्थापना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अभी तो इकबाल सिंह बैस मेरिट के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर कलेक्टर का पद डायरेक्ट आईएएस अधिकारी को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यही कारण है कि अभिषेक सिंह तमाम कोशिशों के बावजूद कलेक्टर का पद नहीं पा पाते। शिवराज सिंह चौहान के खासम खास समझे जाने वाले भूपेंद्र सिंह जी से उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, इस बारे में भी लिखा है आपने? देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनमें शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह के रिश्ते ठीक नहीं और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े कुछ तबादले जो अपनी इच्छा के मुताबिक भूपेंद्र सिंह चाहते थे और इसमें खासकर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जीएम जितेंद्र दुबे का तबादला जो चाहते थे, हालांकि अभी 2 दिन पहले उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन 3 महीने पहले भूपेंद्र सिंह ने नोटशीट लिखी। इसी तरह कुछ और मामले तो भूपेंद्र सिंह को ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जो है उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। तो अभी 2-3 महीने से जो है ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में अबोलापन है, दोनों
की मेल मुलाकात कम हो रही है और मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन विभाग के जिन कार्यक्रमों में जा रहे हैं वहां भी भूपेंद्र सिंह को जितनी तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति का मामला पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, लगातार से चलता आ रहा है। शशांक शेखर जी को लेकर भी माना जा रहा था कि उनका नाम सूची में है, उसमें कुछ हेर फेर होने की संभावना आपने लिखी है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से वकील कोटे से जो 7 नाम आगे बढ़ाए गए थे उसमें से 1-2 नाम ही हाईकोर्ट जज पद के लिए फिट पाए गए। शशांक शेखर के बारे में कहा जा रहा है कि केंद्रीय विधि मंत्रालय ने जो जांच करवाई थी उसमें ये पाया गया कि शशांक शेखर एक कांग्रेस सांसद के निजी सचिव की भूमिका, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े विधिवेत्ता है शशांक शेखर और उनकी विवेक तनखा से बहुत नजदीकी है, लेकिन विवेक तनखा के लिए वो निजी सहायक की भूमिका निभाता मुझे ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन इस तरह की कुछ टीका टिप्पणियां गई है तो ऐसी संभावना, हालांकि उन टीका टिप्पणियों को ओवर रूल करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम को है, लेकिन कहीं ना कहीं शशांक शेखर का मामला चर्चा में तो आ गया है कि ये जो केंद्रीय विधि मंत्रालय ने जांच करवाई है जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम तक भेजी है वो शशांक शेखर के हाईकोर्ट जज बनने के बाद में जोड़ा बन सकता। अरविंद जी, अब अंत में बात मीडिया की नहीं हो तो ये कार्यक्रम की रोचकता कम होती है, तो मीडिया को लेकर भी बहुत सारी जानकारी आपके पास। देखिए, सुधीर अग्रवाल भी 2 दिन इंदौर में ही थे, इस सप्ताह अंत के पहले 2 दिन इंदौर में ही थे और कई बातों का उन्होंने बड़ा सूक्ष्म एनालिसिस किया है दैनिक भास्कर समूह के कामकाज को लेकर। और सुधीर अग्रवाल जब भी बहुत सूक्ष्म आकलन करते हैं तो उसके बाद वो बड़े निर्णय लेते हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार के इंदौर प्रवास के बाद और इंदौर प्रवास के दौरान सुधीर अग्रवाल जिस तरह से गहन अध्ययन में जुटे रहे और अपने अलग अलग संस्करणों को और अपने स्टाफ को लेकर फीडबैक लेते रहे, तो आने वाले समय में वो भास्कर समूह से जुड़े कई लोगों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात मैंने नई दुनिया समूह को लेकर कही है कि नई दुनिया के जो नए संपादक हैं कौशल किशोर शुक्ला, उनकी रिपोर्टरों से बड़ी अदावत चल रही है। रिपोर्टर्स उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि शैली में वो संवाद करते हैं या जिस तरह के शब्दों का उपयोग शुक्ला जी करते हैं वो रिपोर्टर्स को बड़ा नागवार लग रहा है और उन्होंने आजकल उनके निर्देशों को अनसुना तो कर ही रहे हैं, आमने सामने जवाब देना भी शुरू करते हैं। तो किसी भी स्थानीय संपादक के लिए ऐसी स्थिति बहुत ही अप्रिय होती है। इसके अलावा भी मीडिया जगत की कुछ खबरें हो रही हैं? जी, मीडिया जगत में निकट भविष्य में ऐसा लग रहा है कि दैनिक भास्कर समूह में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं और जिस तरह से पत्रिका समूह में अलग अलग स्तर पर बड़ा जिसको कहा जाए वर्किंग की मॉनिटरिंग चल रही है, पत्रिका समूह में भी जो है कुछ समीकरण बदल सकते हैं। इंदौर में जो है भोपाल को लेकर भी कुछ खबरें हैं। भोपाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि भोपाल में भी जो है इन दिनों काफी उठापटक मीडिया के क्षेत्र में चल रही है। एक खबर ये है कि डीजियाना समूह का जो चैनल है न्यूज वर्ल्ड वो जल्दी ही नए कलेवर में आपके सामने होगा। इसके लिए काफी तैयारियां चल रही है, नया स्टाफ जुटाया जा रहा है, नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार किरण वायकर को लेकर खबर है, पिछले दिनों उन्होंने दुनिया डिजिटल को अलविदा कह दिया था। वायकर अब आज से नर्मदा की परिक्रमा पर निकल पड़े हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि लौटने के बाद वो कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, किसी अच्छे समूह से वो जुड़ सकते हैं। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि इंदौर के प्रेस कॉम्प्लेक्स को लेकर जो जांच मुख्यमंत्री तक पहुंची थी उसके बाद शायद वो जांच प्रतिवेदन मिल चुका है मुख्यमंत्री को, लेकिन वो पुनर्परीक्षण करवा रहे हैं क्योंकि कुछ अखबार मालिकों ने कहा है कि उनके संस्थान को लेकर जो जानकारी दी गई है वो गलत जानकारी है। यही इस बार की मीडिया जगत की खास खबर है। तो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी, जिनकी गहरी पकड़ राजनीति, प्रशासनिक और मीडिया जगत की खबरों पर है और उनकी इन पकड़ की वजह से कॉलम इतना लोकप्रिय हो चला है कि लगातार आपके फीडबैक्स और कॉल आते रहते हैं इस शो को लेकर। और निश्चित तौर पर हर हफ्ते हमारे साथ आपको भी इस कॉलम का इंतजार रहता है। अरविंद तिवारी जी की खासियत यही है कि इन सब क्षेत्रों की पकड़ की वजह से ही आप इस कॉलम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बहरहाल अरविंद जी, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।